अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दो टोक के साथ मैं हूं आपकी होस्ट शुमाइला नवाज। नाज़रीन, आज जो सूरत हाल है, साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ऐलान कर दिया है कि 21 अक्टूबर को मियाँ नवाज शरीफ वतन वापस पहुंच जाएंगे। बड़े पुरजोश नजर आए और उन्होंने ये भी कहा कि तमाम मुल्क के मसाइल भी साथ ही साथ हल हो जाएंगे जैसे ही नवाज शरीफ जो है वो पाकिस्तान की सरजमीन पर कदम रखेंगे। पाकिस्तानी अवाम जो उनका इस्तकबाल करेगी और तमाम मसाइल जो है वो हल हो जाएंगे, ये उन्होंने उम्मीद जाहिर की। बड़े पुरुमीद नजर आए। जबकि बिलावल भुट्टो ने इलेक्शन कमीशन से इंतखाबात की तारीख का ऐलान करने का मुतालबा किया। एक जानिब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो है वो मज़ामत कर रहे, तो दूसरी जानिब हम देखते हैं कि आसिफ अली जरदारी साहब जो है वो मुफाहमत की बात करते हैं। और पीपल्स पार्टी की क्या ये एक नई पॉलिसी है, इस बारे में बात करेंगे। जबकि फजलुर रहमान साहब जो हैं उनका ये कहना है कि हम तो बिल्कुल तैयार हैं कि 90 दिन के जो इंतखाबात हैं उसके लिए, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि सिंध में GDA MQM और नून लीग से इत्तेहाद हो सकता है, क्योंकि हमारी जो बातचीत है वो इनसे जारी है। राब्ते होने का उन्होंने बताया है। PPP के लिए कितना तशवीशनाक होगा ये इत्तेहाद अंदरूनी सिंध में, इस पर गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। जबकि निगरान सिंध हुकूमत ने कराची में सिस्टम के गिर्द घेरा तंग करना शुरू कर दिया है और ख़ासतौर पर माफियाज के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। स्ट्रीट क्राइम हो, गैर कानूनी अफगान बाशिंदे हों या फिर बिजली चोर हों, उन तमाम के खिलाफ कार्रवाइयाँ हैं, गिरफ्तारियाँ जारी हैं और FIRs भी दर्ज की जा रही हैं। के इलेक्ट्रिक पर इसका क्या असर होगा ये भी जानेंगे। जबकि कब्ज़ा माफिया के खिलाफ भी कार्रवाइयाँ होनी चाहिए, ये कहना था अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज़ नईमुर रहमान का। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि टाउन और UCs के जो इख्तियारात का मामला है वो जूं का तूं है, जब इख्तियारात ही नहीं मिलेंगे तो काम कैसे होगा। उन्होंने सख्त मुतालबा किया है, फौरी मुतालबा किया है उन्होंने कि फौरी तौर पर इख्तियारात दिए जाएँ, फंड्स रिलीज़ किए जाएँ ताकि जो काम है उसको तेज़ी से आगे बढ़ाया जाए। साथ ही साथ उन्होंने हल्का बंदियों से कबल दुरुस्त मरदमशुमारी का भी मुतालबा किया है। महंगाई के तो क्या ही कहने नाज़रीन, आवाम जो है वो तो अब तो उनके पास शायद ख़ुदकुशी के अलावा कोई दूसरा उनकी सोच ही नहीं है। वो कहते हैं हम करें तो क्या करें, हमारे पास कुछ है ही नहीं। जैसे ही पेट्रोलियम मसनूआत बढ़ती हैं, हर चीज़ पे कीमत जो है वो बढ़ जाती है। वो खाने पीने की अशिया हो, किराए का मसला हो, ट्रांसपोर्ट हो, रेल के किराए हो, कुछ भी आवाम के लिए सस्ता नहीं है या कम कीमत नहीं है। आवाम बहुत ज़्यादा परेशान है। तहरीक इंसाफ के हामी नौजवान आम इंतखाबात में किस पार्टी की तरफ जा सकते हैं अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आम इंतखाबात में नहीं आती या नाअहल करार दे दिया जाता है PTI चेयरमैन को। नई सफबंदियाँ हो रही हैं, क्या पीपल्स पार्टी इत्तेहादी जमातों के मुखालिफ खड़ी होने जा रही है? क्या ये कोई डुएल चल रहा है, कोई डबल पॉलिसी का गेम चल रहा है? बिलावल साहब को ये ख़तरा है कि निगरान सेटअप जो है वो तवील हो सकता है। इन तमाम मौज़ूआत पर आज हम बात करेंगे। जो मेरे साथ गेस्ट मौजूद होंगे मैं उनका तारुफ करवा दूँ। मुसरत नियाज़ी साहिबा हैं, पीपल्स पार्टी से इनका तारुफ है, अक्सर प्रोग्राम में आप इनके तज़किये से इस्तिफ़ादा हासिल करते हैं। अजीम अनवर साहब हैं, जमात इस्लामी से इनका ताल्लुक़ है, ये भी किसी तारुफ के मोहताज नहीं। जबकि एडवोकेट रहमान मेसर साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक़ है, इनसे भी बात करेंगे। बहुत शुक्रिया आप तीनों हजरात का कि आपने अपने कीमती वक्त में से हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगी अजीम अनवर साहब से। बहुत शुक्रिया अजीम अनवर साहब आपकी तशरीफ़ आवरी के लिए। ये जो अभी बड़ी अचानक से एक ख़बर आई कि शहबाज शरीफ साहब ने लंदन में मीडिया से गुफ्तगू की और उन्होंने ऐलान कर दिया, उन्होंने कहा कि बस नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को पाकिस्तान वापस आ रहे हैं। साल का उन्होंने ऐलान नहीं किया है, उन्होंने कहा 21 अक्टूबर को वो पाकिस्तान वापस आ रहे हैं और तमाम मसाइल पाकिस्तान के हल हो जाएंगे। कितना इत्तफाक करते हैं आप इससे? अच्छा देखें, ये तो इस बात का इशारा देने की कोशिश कर रहे हैं शहबाज शरीफ साहब के फिर कोई एनआरओ हो रहा है, और अगर कोई खुफिया एनआरओ हो रहा है तो मैं समझता हूँ कि फिर ये एक दफ़ा कौम के साथ एक दफ़ा फिर उसको धोखा देने की कोशिश की जा रही है। जब उन पे केसेस हैं और वो जिस तरीके से मुल्क से गए और उन्होंने एक फ़रार का रास्ता अख्तियार किया, तो उस हवाले से जो भी है उनको ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए और पूरे ट्रायल प्रोसेस से गुजरना चाहिए। वो तो बीमारी का बहाना करके गए थे
और अगर वो इतने कॉन्फिडेंट हैं कि वो अपने सारे केसेस जिस तरह की बातें आ रही हैं कि वो माफ़ करवा लेंगे, तो और तो इसका मतलब ये तो फिर देखें, ये तो सवाल जो है हमारा एस्टेब्लिशमेंट से भी बनता है, और जितने भी मुक़्तदरा क़ुव्वतें हैं कि एक तरफ तो हम ये सुनते हैं कि भाई हम क्रैक डाउन करेंगे और जितनी माफियाज हैं उसके खिलाफ ऑपरेशन करेंगे, लेकिन दूसरी तरफ ये इस तरह की चीज़ें हैं, तो फिर इसी तरह से आवाम का जो कॉन्फिडेंस है, इस तरह से सियासी इस्तेहकाम कभी भी मुल्क में नहीं आ सकता जब तक देखें मुल्क के अंदर आप जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसको ट्रांसपेरेंट नहीं करेंगे, उसको स्टेबल करने के लिए उसको एम्पावर नहीं करेंगे, और आइन के मुताबिक अगर इसी ख़ानदानों के गिर्द ही अगर ये सारा मामला, ये म्यूजिकल चेयर चलता रहेगा, तो पाकिस्तान जिस मुआशी क्राइसिस है, मैं समझता हूँ अगली हुकूमत और बदतर होगी, उससे अगली हुकूमत और बदतर होगी। मतलब हम वी विल नॉट बी मूविंग फॉरवर्ड दिस वे, हम समझ ले कि स्टेप डाउन ही करते जाएंगे। आप देखें ना प्राइस कंट्रोल के हवाले से आज डॉलर की प्राइस कहाँ पहुंच चुकी है, आज जो बिजली की कम हुई है, ये इस एक हफ्ते में तो काफी कम हुई है डॉलर के, एक हफ्ते में कम हुई तो हम खुश हो गए, पीछे बढ़ी भी तो है ना, उसको भी तो देखें, जितनी बढ़ी है उतनी तो कम नहीं हुई। मतलब आप लाइक इट्स मोर देन 300 रुपीज, आप इसको तो देखें ना, आप 270 280 से फिर हम 300 पे जंप करके आ गए। यानी एवरी नेक्स्ट गवर्नमेंट व्हेन यू सी you see a major submissive increase in the dollar price, in energy price, तो हम इस तो पीछे की तरफ जा रहे हैं, पाकिस्तान आगे की तरफ नहीं बढ़ रहा, हम इकोनॉमिक क्राइसिस से किस तरह निकलेंगे? तो ये सवालिया निशान इट्स क्वेश्चनेबल फॉर एवरीवन कि जो भी समझ लें कंट्रोलिंग अथॉरिटीज़ हैं पाकिस्तान के अंदर, कि आप फिर क्या मतलब जो क्रैकडाउन की बातें करते हैं, तो वो मतलब जो आपने टारगेट किया हुआ है कि किसको क्रैकडाउन करना है और किसको एनआरओ देना है, तो ये जो है ये समझ लें कि डुअल स्टैंडर्ड जो है इससे मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा। तो शहबाज शरीफ ने तो उन्होंने तो हल दे दिया ना, उन्होंने कहा नवाज शरीफ साहब आएंगे 21 अक्टूबर को सारे मामला हल हो जाएंगे, तो नवाज शरीफ दूध की नहरें बहने लगेंगी और जबरदस्त हो जाएगा ना सब ये कुछ। तो अब जब इन्होंने अदम एतमाद की तहरीक लेकर आए थे, तो उस वक्त भी इस तरह की बातें हमने सुनी थी कि हम जो है वो माशी बाजीगर जादूगर हमारे पास मौजूद है और मुल्क को माशी मसाइल से हम निकालेंगे, और उनके आने के बाद पहले जो है वो मिफ्ता इस्माइल साहब को लेकर आए, और उसके बाद जो है वो आप देखें कि वो हमें किस नहज पर लेके गए, थोड़ी सी चले एक उसके बाद फिर वो रिश्तेदारियाँ भी हैं अजीज़ इनको, यानी पाकिस्तान से ज़्यादा इनको जो इनका जो एजेंडा है वो अपने रिश्तेदारों को, अपने लोगों को जो है वो बेसिकली फैसिलिटेट करना है, उनको एम्पावर करना है। तो अगर ये किसी भी गवर्नमेंट की पॉलिसी होगी और उसका जो फोकल पॉइंट होगा अपने लोग होंगे, अपने रिश्तेदार, अपने बच्चे होंगे, तो वो मुल्क उनका फिर कहाँ से एजेंडा तो नहीं है, फिर मुल्क तो तरक्की नहीं करता इस तरीके से। ठीक है, ठीक है। मुसरत नियाजी साहिबा पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है, ऑन कॉल हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया मुसरत नियाजी साहिबा। आपसे जानना चाहेंगे कि बिलावल भुट्टो ने इलेक्शन कमीशन से इंतखाबात की तारीख का ऐलान करने का मुतालबा किया है। दूसरी जानिब अगर हम देखते हैं तो आसिफ अली जरदारी साहब मुफाहमत की बात करते हैं, बिलावल भुट्टो साहब मजामत कर रहे हैं, आसिफ अली जरदारी साहब मुफाहमत की बात कर रहे हैं। ये क्या कोई डुअल पॉलिसी या कोई नई पॉलिसी आ गई पीपल्स पार्टी की, कैसे देखती हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, एक चीज तो ये है कि एक पॉलिटिकल पार्टी का जो हेड है, ना सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हेड को, मैं तो समझती हूँ कि सबको भरपूर तरीके से मुतालबा करना चाहिए इलेक्शन कमीशन से कि वो फिलफौर जो है ना ऐलान करें इलेक्शन का, ताकि जो मतलब लोगों के ये है कि जी इलेक्शन नहीं होंगे, ये इस किस्म की जो बातें, उससे उन चीज़ों का खात्मा हो सके। दूसरी बात आपने कही कि जी बिलावल साहब तो बड़े जहराना अंदाज से कह रहे हैं, नहीं, देखिए बिलावल साहब चेयरमैन है और पार्टी को हेड कर रहे हैं, और नो डाउट आसिफ अली जरदारी साहब को चेयरमैन है, और उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि इलेक्शन नहीं होने चाहिए या इलेक्शन पर ना हो। अपना आसिफ अली जरदारी साहब ने, उन्होंने भी इलेक्शन टाइम पर का मुतालबा किया है, लेकिन ये बात बिलावल साहब ने भी कही है कि अगर अवल तो 90 डेज में मस्त है, अगर कोई है ऐसा इशू तो 90 डेज के अलावा 120 डेज भी हो सकते हैं, लेकिन उससे ज्यादा देर नहीं हो सकती। और अब भी वो सख्ती से वो कह रहे हैं कि 90 डेज, क्योंकि हम जो समझते हैं, हम क्या कोई भी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जो कानून और जमहूरी अंदाज को बेहतर जानती है और समझती है और उसको ऑन करती है, तो वो बिल्कुल इस चीज का मुतालबा करे और करना चाहिए ताकि मुल्क के अंदर स्टेबिलिटी आए।
ठीक है, एडवोकेट रहमान मेसर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं ऑन कॉल। इनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है। एडवोकेट साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त निकालने के लिए। ये जो सानेहा 9 मई के हवाले से मुकदमात थे, 10 मुकदमात में चेयरमैन PTI को कसूरवार करार दे दिया है, क्या कहेंगे आप इस पर? रहमान साहब, मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है? शायद कुछ टेक्निकल इश्यूज हैं जिसकी वजह से मेरी आवाज़ एडवोकेट रहमान साहब के पास नहीं पहुंच रही। अजीम अनवर साहब, क्या मामला देख रहे हैं आप? कुछ बेहतरी की उम्मीद देख रहे हैं आप? देखिए, जिस तरीके से अब तक की जो चीज़ें सामने आ रही हैं, तो अभी तो मतलब बेहतरी, देखिए मायूस तो खैर नहीं है, मायूस होना भी नहीं चाहिए, लेकिन ये कि बेहतरी के हवाले से कोई पेशरफ नज़र नहीं आ रही। जो हमारी डायरेक्शन है वो बेटरमेंट की तरफ नहीं है। हमारी जो इकनॉमिक पॉलिसी है, जो हमारी एनर्जी प्राइसिंग है, वो बेहतरी की तरफ नहीं है। आपको छोटी सी मिसाल दूँ, इस मुल्क में इस वक्त जो अभी कल नेपरा का इजलास हुआ है, और नेपरा के इजलास में एक तजवीज़ आई है कि जो टैरिफ है उसमें 10 रुपये का मज़ीद इजाफा करना चाहिए। तो इसमें एक अहम बात यह कि उस नेपरा के इजलास में किसी सियासी जमात को कोई दिलचस्पी नहीं है। वो एक दफ़ा 7 रुपये अभी बढ़ाए, उन्होंने फिर 10 रुपये बढ़ाने की तजवीज़ है। तो किसी जमात इस्लामी वॉज द ओनली पार्टी हु वॉज प्रेजेंट। हाफिज नईम रहमान वॉज द ओनली लीडर जो इस नेपरा के इजलास में मौजूद थे, और इसके अलावा किसी पार्टी को कोई दिलचस्पी नहीं है। किसी ने किसी संजीदगी का, किसी दिलचस्पी का मुजाहिरा नहीं किया। तो जब सियासी जमातों की ये तरजीह नहीं होगी, लेकिन इसके बावजूद जमात इस्लामी कराची का और पाकिस्तान का मुकदमा लड़ रही है, और हाफिज नईम रहमान साहब ने ये बात रखी कि देखें, जो कराची इलेक्ट्रिक के साथ जो मुआहदा हुआ था आपका, जब उसको प्राइवेटाइज किया था, तो उस मुआहदे का बुनियादी ये मकसद था कि प्राइवेटाइज करने का, कि वो हमारी जनरेशन में इजाफा करेंगे। उनके साथ एक कमिटमेंट थी कि वो कई मिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट करेंगे। ना उन्होंने इन्वेस्टमेंट की, ना उन्होंने पावर जनरेशन में इजाफा किया, और सबसे अहम चीज़ थी कि वो एट चीपर कॉस्ट इस चीज़ को इंश्योर करेंगे कि लोगों को सस्ती बिजली मिले। लेकिन मैं आपको बताऊं, एक पाकिस्तान नेशनल एनर्जी पॉलिसी है। पाकिस्तान नेशनल एनर्जी पॉलिसी की जो बुनियाद है, जो बेसिक्स हैं, उसके अंदर जो सबसे अहम चीज़ है अफोर्डेबिलिटी है। अफोर्डेबिलिटी के बाद दूसरी चीज़ है ट्रांसपेरेंसी, और उसके बाद तीसरी चीज़ आपकी अकाउंटेबिलिटी है। आप मुझे बताएं कि जब आपके एक कॉन्स्टिट्यूशनली आपने एक चीज़ एनर्जी पॉलिसी बनाई, उसके अंदर अफोर्डेबिलिटी इज़ द प्राइम थिंग दैट यू कंसिडर व्हेन यू डिसाइड द टैरिफ। उसके बाद टैरिफ में इस तरीके से इजाफा करना, यानी 200 यूनिट से अगर 201 यूनिट हो जाए तो आप पे वो स्लैब रेट, यानी मिडिल क्लास को तो आप मतलब उसका कत्ल कर रहे हैं, उसका मौशी कत्ल कर रहे हैं। वो बेचारा खुदकुशी पर मजबूर हो जाएगा। इतनी महंगी बिजली, तो इस तरह किस तरह इंडस्ट्री चलेगी? तो मैं समझता हूं कि जब तक सियासी जमातों का एजेंडा तो NRO है। पीपल्स पार्टी का एजेंडा भी अपना, जो उनके खिलाफ जो उनके करप्शन के केसेस हैं, वो अपने NRO सीकर्स वो भी हैं। इसी तरह नवाज शरीफ साहब NRO सीकर्स हैं। तो आमिन, व्हाई दे डोंट टॉक अबाउट के इलेक्ट्रिक? मुझे बताएं ना, इतना बड़ा कराची का इशू है, आप कराची की बात करते हैं, आप कराची के स्टेक होल्डर्स होने की बात करते हैं, आप कराची में जैसे तैसे अपना फ्रॉड करके मेयर लाए, लेकिन उसके बाद आप मुझे बताएं, व्हाट्स द इंटरेस्ट फॉर द पीपल ऑफ कराची और पाकिस्तान यू हैव? आप मुझे बताएं, इस हवाले से मुझे बताएं कि कौन सी ऐसी सियासत है कि जो अवाम की हकीकी तर्जुमानी करती हो, इनके इशूज़ की तर्जुमानी करती हो इस सूबे के अंदर, जिस सूबे में हम रहते हैं। यानी आमिन, पीपल्स पार्टी वर द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट फॉर लास्ट 15 ईयर्स इन दिस प्रोविंस। ठीक है, मसाइल के हल के लिए कोई आगे नहीं बढ़ रहा। ठीक है, एडवोकेट रहमान मेसर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। एडवोकेट साहब, साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ऐलान कर दिया। अच्छा, हमारा राब्ता फिर मुनक़ता हो गया। मुसरत न्याजी साहब, ये बताइएगा कि फजल रहमान साहब कहते हैं कि सिंध में GDA, MKM और नून लीग से इत्तेहाद हो सकता है, हम उनसे राब्ते में हैं। पीपल्स पार्टी के लिए कितना तशवीशनाक हो सकती है ये सूरत हाल? नहीं, पीपल्स पार्टी को कोई तशवीश नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो सपोर्टर है, वोटर है, वो इस चीज को नहीं देखता कि किसी का अगर इत्तेहाद हो रहा है तो 100 बिस्मिल्लाह जी, वो इत्तेहाद करे। सियासत दानों में या सियासी पॉलिटिकल पार्टीज में बिल्कुल इत्तेहाद होते भी हैं, तो वो करे। हमें इससे कोई सरोकार नहीं कि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के काम को सराहेंगे वो यकीनन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वोट देंगे। उनको इससे कोई सरोकार नहीं होगा कि अगर जमात इस्लामी का है तो वो कहेगा कि जी मैं पीपल्स पार्टी को वोट नहीं दूंगा, और अगर पीपल्स पार्टी का है तो वो जमात इस्लामी को या किसी और पॉलिटिकल पार्टी को वोट नहीं देगा। बात दरअसल ये कि देखिए, वोटर्स सपोर्टर्स बदलते रहते हैं।
इस माइंडसेट के साथ कि किसने बेहतर काम किया तो हम उसको वोट देंगे। मुशर्रफ साहबा, कारकर्दगी तो नहीं बदलनी चाहिए ना, कारकर्दगी तो अच्छी होनी चाहिए ताकि वोटर आपके पास ही रहे। वोटर कैसे चला जाएगा आपका? अगर कारकर्दगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अच्छी ना होती तो जितने भी इलेक्शन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से, अगर कराची के अंदर, स्पेशली मैं कराची की बात करूंगी, कराची के अंदर ज़मीनी इंतखाबात को देख लें या फिर बल्दियाती इंतखाबात को देख लीजिए, अवाम ने हमें भरपूर हमारा साथ दिया और हमें पीपल्स पार्टी के लोगों को वोट दिए, उन्होंने सपोर्ट किया है। और आज अगर हमें बल्दियाती निज़ाम के अंदर अवाम लेकर आई है तो आप देख लेंगे शहर कराची के अंदर हम रोना नहीं रो रहे लोगों की तरह जो गुज़श्ता बल्दियाती निज़ाम के लोग थे रोना रोते थे। हम जो वसाइल इस वक्त मौजूद हैं उसके बावजूद यहाँ का मेयर कराची काम कर रहा है और भरपूर तरीके से कर रहा है। जिस मेरे भाई अजीम साहब कह रहे थे कि नकली तरीके से लाए तो मेरा भाई अजीम तरीके से जो है ना जमात इस्लामी को ले आते कि जिनके पास अक्सरियत ही नहीं थी और वो कहते हैं मेयर हम लाते, तो मैं क्या कहूँ इन्हें ना। ठीक है। और फिर दूसरी बात ये कि जब आपके इत्तेहादियों ने आपका साथ नहीं छोड़ा, मतलब साथ छोड़ दिया, तो उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का क्या कसूर है? क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है ना मेयर का हार उन्हें पहना देती कि आइए अब जो ना हाफिज साहब हम आपको हार पहनाते हैं कि आप मेयर बन जाएंगे तो यहाँ का पता नहीं क्या हो जाएगा। तो किस बेस पे आप समझते हो कि आपको यहाँ के लोग वोट दें? आपने क्या किया है? ठीक है, यानी आप अपनी कारकर्दगी से मुतमईन है। मुशर्रफ साहबा, अभी भी मैं आपको बता दूं कि एहतजाज जारी है तिनहट्टी के ब्रिज पे, जहां पर लोग गैस नहीं आ रही उनके कई दिनों से और वो परेशान हाल, उन्होंने वहां पे ब्लॉक किया हुआ है और सख्त एहतजाज जारी है वहां पर भी। तो इस पर भी जरूर बात करेंगे कि कारकर्दगी अगर अच्छी है तो आवाम क्यों एहतजाज करे, क्यों मुश्किलात का शिकार है। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और मेरे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं मुसर्रत नियाजी साहिबा, अजीम अनवर साहब और एडवोकेट रहमान मेसर साहब। बात करेंगे एडवोकेट रहमान मेसर साहब से। कैसे देखते हैं रहमान साहब, सानेहा 9 मई का वाक़या और 14 मुकदमात की तफ्तीश मुकम्मल कर ली गई है। चेयरमैन PTI को 10 मुकदमात में कसूरवार करार दे दिया गया है। कैसे देखते हैं आप, क्या कहेंगे आप? थैंक यू वेरी मच मैडम। बात यह है कि आप कह रहे हैं कि हम अपनी जुबान से बोलें, ये तो पूरी दुनिया बता रही है कि हम बेकसूर हैं। 9 मई का वाकया जो हुआ वो पूरी दुनिया को पता है, हमारे मुल्क के बच्चे बच्चे को पता है, नौजवान नस्ल सभी बेहतर जानती है कि हमारे साथ क्या किया गया था और क्या हुआ था, ये गेम किसका था, कौन लोग थे, क्यों फेयर इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई, क्यों आज तक इंट्रोगेट नहीं किया गया उन लोगों को जिनके चेहरे हमने फोटोज में वीडियोस में दिखाए, GITs को बताया कि ये लोग कौन हैं जो ये वाकया करने में मुलविस हैं। उधर तो कोई PTI का बंदा था नहीं। उनको मैंने पहले भी आपके प्रोग्राम की तवज्जुह से ये बताने की कोशिश की थी कि ये हमेशा एक हमारे पास पता नहीं, हमारे मुल्क में एक पॉलिसी है कि पॉलिसी बनाता कौन है और ये क्यों बनाते हैं ये भी समझ नहीं आता। अगर के कानून की पासदारी हो और कानून की जो है बालादस्ती हो तो ये चीजें समझ में आ जाएंगी कि ये लोग कौन है और ऐसा क्यों कर रहे हैं। मैं उधर आता हूँ, नहीं मैं आपकी जवाब की तरफ आ रहा हूँ कि 9 मई का वाकया है और मैं आपको सिर्फ लेके आऊंगा इसी बात पे कि वो हुआ क्यों, करने वाले कौन थे, वो बताना मेरे लिए लाजमी है कि अगर के कानून की पासदारी होनी चाहिए तो शायद एक ऐसे वाकयात नहीं होंगे। मगर ये लोग अगर पूरी जिंदगी हमारे सियासतदानों ने उन लोगों से काम लिया है और अपने आप को बचाने के लिए हर दफा उनको इस्तेमाल किया है, अब वही भुगत रहे हैं, अभी वही भुगत रहे हैं कि वो ऊपर आकर मुसल्लत होकर उनको बैठे हैं और आज उन्हीं से नौकरों वाला सलूक हो रहा है। आज उनसे जो काम लिया जा रहा है, आज वो ना जीने के हैं ना मरने के हैं।
आज उनके लिए भी बहुत इम्तिहान की घड़ियां पहुंची है। तो लिहाजा हम तो सरखुरू हैं कि हमें जो है उन्होंने जितनी भी मुसीबतें डाली, एफआईआर डाली, बेगुनाह केस दाखिल किए जिसमें हमारा पीटीआई रहमान साहब जी बिल्कुल, रहमान साहब आप क्योंकि कानूनी माहिर हैं, इस पे अपनी जो माहिराना राय है वो मैं जानना चाह रही थी कि क्या अब आगे रास्ता क्या रह जाता है, क्या पीटीआई क्या करेगी इसके बाद, जबकि पीटीआई चेयरमैन पे 10 मुकदमात में उनको कसूरवार अगर करार दे दिया गया है, तो क्या रास्ता क्या रह जाता है आपके पास, क्या लाएअमल होगा आपके पास? जब कोर्टों से हमें उम्मीद नहीं होगी तो हम रोड पे निकलेंगे। अभी तक हमें उम्मीद है कि कोर्टें हमारी उम्मीदें कोर्टों में लगी हुई हैं। इंशाल्लाह बेहतर फैसले आएंगे, इंशाल्लाह इंसाफ की घड़ी आएगी और हमें इंसाफ मिलेगा जब इंट्रोगेट किया जाएगा, इन्वेस्टिगेशन फेयर इन्वेस्टिगेशन होगी तो, और जो है वो जजेस की निगरानी में जब ये मामला तय होंगे उसके बाद जो है इंशाल्लाह हमारी हर चीज बेहतरी की तरफ आएगी। अगर कि उसके बाद कुछ नहीं हुआ तो अलल ऐलान हमारे कायद का भी पहले यही फैसला था और हमारा भी यही ऐलान है कि हम फिर रोडों पे निकलेंगे और फिर लॉन्ग मार्च की तरफ जाएंगे। जो भी पार्टी पॉलिसी होगी उसके लाएअमल को हम फॉलो करेंगे। ठीक है। अच्छा रहमान साहब, जो हम मौजूदा सियासी सूरत हाल देख रहे हैं उसमें आप इस बारे में भी ज़रूर बस छोटा सा एक मुझे जवाब दीजिएगा कि अगर नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आते हैं और जिस तरह से शहबाज शरीफ साहब ने 21 अक्टूबर का वक्त दे दिया, दिन दे दिया, तो वो यहाँ पर सरजमीन पाकिस्तान पे कदम रखते के साथ उनको अदालतों का सामना करना पड़ेगा या नहीं? बिल्कुल अदालतों का सामना करना पड़ेगा। वो आने से ही उनको होना ये चाहिए। तो ये पाकिस्तान पहले तो आएंगे नहीं, ये बातें हैं, और वो ट्रायल को फेस करेंगे, जेल भी जाएंगे। वो जिस कंडीशन में गए थे, जिस स्टेज से गए थे। नाज़रीन, हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया, जैसी राब्ता होगा हम उनसे ज़रूर बात करेंगे। अच्छा अजीम साहब, जो हमारी निगरान सिंध हुकूमत है उसने कराची में बड़े काम करना अचानक से शुरू कर दिए हैं। अचानक से जो निगरान वज़ीर आला साहब हैं उन्होंने 919 का जो वो है कंप्लेन सेल उसको भी एक्टिवेट कर दिया है। उन्होंने कहा कि फ़ौरन कोई भी कंप्लेन की जा सकती है उसके ऊपर। प्लस ये कि जो माफियाज़ हैं उनके ख़िलाफ़ बहुत सारे काम शुरू हो गए हैं। ख़ास तौर पर जो यहाँ पर गैर कानूनी रिहाइश पजीर हैं अफगानी, उनके खिलाफ क्रैकडाउन हो रहा है। तो आप समझते हैं कि हालात में कुछ बेहतरी आ सकती है कि अच्छे काम हो रहे हैं? अच्छा देखिए, इस पर तबसरा करना इस वक्त काबिल वक्त होगा क्योंकि उनको हार्डली आए हुए 10-12 दिन हुए हैं ना। उन्होंने एक चीज़ नज़र तो आई है कि उन्होंने मतलब अभी तक जो है सारा वर्बल है ना मामला। प्रैक्टिकली जब हम ऑन ग्राउंड देखते हैं नहीं, प्रैक्टिकली हो रहा है। मैं आपको मिसाल दे दूं, आपको एक छोटी सी मिसाल दे दूं। अभी पिछले हफ्ते का एक वाक़या है कि जो एक कुंडा माफिया सरजानी टाउन के अंदर जो पूरा मतलब एक कराची इलेक्ट्रिक की पुश्त पनाही में पूरा जो लाइन लॉसेस कराची इलेक्ट्रिक के सबसे ज़्यादा हैं इस वक्त के इलेक्ट्रिक के, और सरजानी टाउन के अंदर 30 से ज़्यादा ऐसे PMTs हैं जिससे पूरा कुंडे का एक सिस्टम चलता है। आप मुझे बताएं कि क्या ये पॉसिबल है कि उनकी अफसरान के मिले बगैर जो ये पूरा सिस्टम है और पूरी इस माफिया एक बनी हुई एक नेक्सस बना हुआ है के इलेक्ट्रिक का और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और ऐसी जमातों की, उसकी बाकायदा पुष्ट पनाही करते हैं। उन्होंने जमात इस्लामी का एक काउंसलर हबीब, उसने जो है इस हवाले से वहाँ के लोग, मुकामी लोग कोशिशें कर रहे थे कि किस तरीके से जो है ना इस कुंडा माफिया से जान छुड़ाई जाए, और वो मीटर के लिए अप्लाई करना चाह रहे थे। तो वो इसकी पादाश में जो जमात इस्लामी के काउंसलर थे हबीब साहब, उनको जो है शहीद किया गया और बाकायदा मतलब पूरी धड़ल्ले के साथ आज मतलब इस वाक़े को भी हुए कई दिन गुजर चुके हैं, लेकिन अब तक उनके कातिलों का, क्योंकि उसकी पीछे एक सियासी जमात है, उसकी पुष्ट पनाही है, कराची इलेक्ट्रिक जो है खुद इसके अंदर इन्वॉल्व है। तो आप मुझे बताएं कि ऐसी सूरत हाल के अंदर अगर आप मुझसे यही जवाब मांग रही है कि आपको कोई तब्दीली नज़र आ रही है, तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि ये कबल इस वक्त है। हम देखते हैं, देखें इस हुकूमत के पास जो है अथॉरिटीज़, अख्तियार तो सारा कुछ है इनके पास जो है। देखें अभी इस वक्त कराची का सबसे बड़ा मसला क्या है? इस वक्त कराची का सबसे बड़ा मसला ये है कि जो बल्दियाती इंतखाबात 15 जनवरी को हुए हैं, आई मीन इट्स सितंबर नाउ,
और आज के दिन तक ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी 6-7 महीने उसके बाद हुकूमत नहीं, उन्होंने अब तक जो है वो मतलब अख्तियारात मुंतकिल ही नहीं किए। उन्होंने यूसी चेयरमैन को, टाउन चेयरमैन को अख्तियारात ही नहीं दिए। आप मुझे बताएं बल्दियाती निज़ाम इस तरह किस तरह चलेगा जब आपकी गली मोहल्लों के मसाइल हैं, आपके जो लोकल इशूज़ हैं, ना पानी का मसला हल हो सकता है, ना आपकी रोडों की सूरत हाल बेहतर हो सकती है, ना आपका जो सीवरेज का निज़ाम है वो बेहतर, ना गार्बेज कलेक्शन बेहतर हो सकती है। तो आप मुझे बताएं फिर केएमसी के तहत काफ़ी स्कूल चलते हैं, वो उसको सबको मतलब कराची को एक तरीके से लावारिस छोड़ा हुआ है ना। तो हम इस हुकूमत से भी आज हाफिज साहब ने मुलाकात की है सिंध के निगरान वजीर आला से इसी हवाले से कि आपके पास अथॉरिटी तो है, आप अगर ये पिछली हुकूमत नहीं करके गई तो आप अख्तियारात बल्दियाती नुमाइंदा खान को मुंतकिल करें, इसके नतीजे में हमारा सिस्टम चलेगा। सही सही। मुसरत न्याजी साहिबा से पूछ लेते हैं। मुसरत साहिबा बताइएगा क्यों अभी तक इख्तियारात मुंतकिल नहीं हो पाए, क्या वजूहात हैं, क्या मुश्किलात दरपेश हैं आखिर? देखिए इस वक्त निगरान सेटअप है और जब मेरे भाई फरमा रहे हैं कि सिंध के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी उस वक्त, तो देखिए प्रॉपर वे में उस वक्त भी ये कह रहे थे कि जी सिंध गवर्नमेंट है और अख्तियारात इनको भरपूर तरीके से दे दिए जाएंगे और ये काम कराएंगे। तो इलेक्शन होने वाले हैं, इनके ऊपर तो जब तक इलेक्शन नहीं हो जाते तो नहीं इनको अख्तियारात होने चाहिए और इनके ऊपर जो है ना केयर टेकर एडमिनिस्ट्रेटर लगा दिए चाहिए। मुझे समझ में नहीं आता है कि जमात इस्लामी की दोगली पॉलिसी और मुनाफिक वाली पॉलिसी कब खत्म होगी। दूसरी बात ये कि मेरे भाई फरमा रहे थे कि जी जो सुल्तानी टाउन के अंदर हुआ है तो उसकी पुष्पनाई पाकिस्तान पीपल्स जो इनके काउंसलर शहीद हुए हैं, बहुत दुख की बात है। लेकिन दूसरी इनका एलिगेशन देख लीजिए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वजह से हुआ। तो देखें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर, पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर उठा के देख लें, ये गुंडों वाले, ये मवालियों वाले काम और ना जो है ना क्लाशनकोफ कल्चर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने दिया। क्लाशनकोफ कल्चर देने वाली जमात इस्लामी थी और स्टूडेंट के हाथों में से कलम लेकर क्लाशनकोफ थमाने वाली जो है ना वो जमात इस्लामी थी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ना कभी थी, ना कभी है और ना कभी हो सकती है और ना ही हमारा विजन और ना ही हमारी सोच है। ठीक है, एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं। बहुत अफसोसनाक है चीज के साथी हैं हमारे, काउंसलर हैं, भाई हैं हमारे। सबसे बड़ी बात है इस शहर के हमारे शहरी हैं, पाकिस्तान के शहरी हैं, ये कुछ भी नहीं होना चाहिए। लेकिन बिल्कुल जनाब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट नहीं है और अगर होती तो भी तहकीकात होनी चाहिए थी। अगर नहीं भी है तो निगरान हुकूमत से मिली हो तो बहुत अच्छी बात है जी। जो है ना यहाँ पे पुलिस भी मौजूद है और अदालतें भी मौजूद है, वो बेहतर फैसला करें। मैं तो समझती हूँ कि जिस तरह से ये एलिगेशन लगा रहे हैं, एलिगेशन लगाने की जगह साबित करें और बजाय एलिगेशन लगाने के आप दोगली पॉलिसी इख्तियारात ना करें। फिर तो मैं, मेरे जैसा बंदा तो फिर मैं नहीं कह सकती हूँ कि मेरी जमात ने ये कभी नहीं कहा। मुझे जहाँ बैठे बैठे मैं कह दूं कि इन्होंने खुद अपने बंदे को मरवाया होगा, नहीं, मैं ये कभी भी नहीं कहूंगी, क्योंकि हम लोग इल्जाम तराशी वाले काम नहीं करते। हम कहते हैं कि जी जिसके साथ भी गलत हुई, वहाँ के लोग अगर माफिया के लोग मौजूद थे तो उनको गिरफ्तार करके सख्त सजा देनी चाहिए और उसके साथ उन लोगों के साथ, उन लवाइक के साथ जी। मुसर्रत साहिबा बिल्कुल इल्जामात की सियासत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, तनकीद बराए तनकीद बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सवाल मेरा अपनी जगह मौजूद है कि क्या वजूहात है कि अभी तक इख्तियारात मुंतकिल नहीं हुए, क्यों मसाइल का सामना है? अख्तियारात इस वक्त गवर्नमेंट में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। इख्तियारात देना अब निगरान अगर जमात आई है और हाफिज साहब भी मिले, उन्हें अंदाजा हो गया होगा तो दें, किसने मना कि जितने अख्तियारात देखें। अगर मेयर कराची के पास आएंगे तो जितने टाउन नाजिम एमपी है, जो टाउन चेयरमैन एमपी है, हमारे यहाँ तो अख्तियारात मिलेंगे तो ये चीज तो नहीं होगी ना कि जमात इस्लामी के चेयरमैन को अख्तियारात ना मिले और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मिलेंगे तो मेरी बहन सबको हिस्सा ही नहीं होंगे ना। वो तो फायदा फिर आवाम का सबका ही होगा। ये तो चीज पाबंदी नहीं होगी कि पीपल्स पार्टी के लोगों को मिल रहे हो अख्तियारात और जमात इस्लामी को ना मिल रहे हो या पीटीआई के लोगों को ना मिल रहे हो। ऐसा तो कभी भी नहीं होगा ना, मिलेंगे तो सबको मिलेंगे अख्तियारात और फायदा आवाम का ही होगा, फायदा इसी शहर कराची का ही होगा। ठीक है, ठीक है। निगरान सिंध हुकूमत तो बहुत काम कर रही है, ख़ास तौर पर सिंध में माफियाज के ख़िलाफ़ उसने काफ़ी एक्शन लिए हैं। तकर्रियों और तबादलों का सिलसिला भी बहुत ज़्यादा तेज़ी से जारी पूरे मुल्क में ही है वैसे तो, लेकिन सिंध में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो रहा है, ख़ास तौर पे SHOs वगैरह से लेके पहले तो हाई लेवल पे उतारा, उसके बाद अब छोटे मसाइल भी ज़्यादा है ना।
किसके पैदा करता है और ये कौन हल करेगा? मैं आपको अजीम जवाब दे साहब। दूं। देखें, आपने सिंध की बात की तो देखें, पिछले 15 सालों से कंसेक्यूटिव जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की है। दे आर आल्सो द पार्ट ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट एज वेल। डेज बैक ये इनकी हुकूमत ख़त्म हुई है। इससे पहले भी ये वफाक में भी रहे, सूबे में हुकूमत में रहे। तो ये सवाल तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ही बनता है ना कि उन्होंने कोई सिस्टम डेवलप करने में, छोड़े वो तो सिस्टम का ख़राब करने वालों में से हैं। मैं आपको बताऊं कि इस वक्त मतलब आप देखें माजी में जो है आपका जो वाटर हाइड्रेंट्स हो गया, SBCA हो गया, KD हो गया, नशे का कारोबार हो गया, कुंडा माफिया उसकी सरपरस्ती हो गया, ये सारे कारोबार किस मतलब सियासी जमात की पुष्पनाई से ऐसा मुमकिन है कि ये हुकूमती सरपरस्ती के बगैर ये सारी माफियाज मुल्क के और शहर के अंदर एक्टिव हों? तो ये तो मतलब 2 और 2 4 की तरह है। ये किसी को बताने की ज़रूरत नहीं। कराची के सिंध के बच्चे को पता है कि ये किस पार्टी के और कौन सी पार्टी इनके साथ, इनकी अलायंस MQM भी इसका हिस्सा रही है। इनके साथ हमेशा दे वर द क्राइम पार्टनर्स एज ऑलवेज। तो वो हमेशा इनके साथ इत्तेहादी भी होते हैं। फ्रंट पे आके फ्रंट फेस डिफरेंट होता है। उन्होंने कराची का मर्दमशुमारी के हवाले से जो कराची के साथ धोखा किया है, हमारी 1.5 करोड़ आबादी को कम कर दिया। यानी आप 2 करोड़ पे आप हमें सेटिस्फाई करने की कोशिश कर रहे हैं। हम कभी भी इस मर्दमशुमारी को ना एक्सेप्ट करते हैं और हम इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं। हमारा तो पहला मुतालबा यही है कि भाई ठीक है, आप हल्का बंदिया की बात करें, पहले आप जो है वो मर्दमशुमारी को तो ठीक करें उसके साथ। और ये क्या बात हुई कि आप जो है ना आप ये काम करेंगे तो ये नहीं कर सकते? भाई हम तो आइन और कानून के मुताबिक मुतालबा करें ना, कोई गैर आइनी बात तो नहीं कर रहे। तो हमेशा जो देखें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मसला क्या है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कोई जमहूरी जमात तो है नहीं, ये विरासत पर चलने वाली जमात है। आप मुझे बताएं कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो इसके प्रेसिडेंट बने हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, तो कौन से इलेक्शन के तहत बने? कौन से पार्टी के अंदर इलेक्शन हुए हैं? कौन से इंटरिम इलेक्शन होते हैं? हर 2 साल बाद 3 साल बाद इलेक्शन होने चाहिए। क्या ये मेरा मुसर्रत बहन मेरी बैठी है, इनसे सवाल भी है, क्या ये ताहयात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सदर हैं या कभी पार्टी के अंदर इलेक्शन होंगे? तो जब इस तरह की विरासती जमातें होती हैं तो उनका विजन भी महदूद होता है। उनका जो प्राइम गोल होता है वो सिर्फ अपने चंद जो खानदानी मुफादात हैं उसका तहफ़्फ़ुज़ होता है, मुल्क का तहफ़्फ़ुज़ नहीं होता। हाँ बिल्कुल, आप मेरी बहन से जवाब लें। और यही वजह है कि क्योंकि ये एक जमहूरी जमात ये दावा तो करते हैं, अगर ये वाकई अपने दावे के अंदर मुखलिस होते तो ये आप 3 साल तक तो ये इलेक्शन से भागते रहे। 3 साल बाद इन्होंने बल्दियाती इंतखाबात करवाएं और उसके बाद 3 साल भागने के बाद करवाएं तो 6 महीने इनकी गवर्नमेंट रही। 6 महीने में ये तो आपको सेकेंड डे इन फ्यू डेज टाइम इट हैज़ टू बी ट्रांसफॉर्म टू द इलेक्टेड पीपल। क्यों नहीं इन्होंने जो है इसको ट्रांसफॉर्म किया, पावर को नीचे क्यों नहीं डाइल्यूट किया अब तक? क्या मतलब ये तो इनका काम था ना। चले अब इंटरिम गवर्नमेंट आई 10-12 दिन हुए, इससे पहले तो इनका रोल था। क्यों? तो बात ये द बॉटम लाइन इज कि अपने लोगों को भी इख्तियारात नहीं देना चाहते। जो नीचे इनके लोग हैं, नीचे जो इनकी लीडरशिप है, जो बल्दियाती नुमाइंदे हैं, ये जो हिस्सा इनके पास है ये हिस्सा उनको भी नहीं देना चाहते। जो चंद खानदान है, जो ऊपर की इनकी एलीट है, ये सारे इख्तियारात खुद इंजॉय करना चाहते हैं। तो ये अपने लोगों के साथ भी मुखलिस नहीं है इस हवाले से। मुसर्रत नियाज़ी साहिबा, सारी गुफ्तगू आपने सुनी है, जवाब दीजिए आप। मैंने तमाम तरह अपने भाई की गुफ्तगू सुनी है। एक चीज मेरे भाई फरमा रहे हैं, सबसे पहले मैं इनको इस चीज का जवाब दे दूं। अच्छा, ये वो सवाल है मुसर्रत साहिबा जो अक्सर औकात हम सुनने में आते हैं, आवाम की तरफ से भी सुनने में आते हैं, सिर्फ प्रोग्राम में नहीं, आम गुफ्तगू में भी है ये शामिल। मैं तो आपको जवाब दे रही हूँ। जी जी। तो मसला ये है कि इन्होंने कहा कि मेरे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ही चेयरमैन क्यों, कोई और दूसरा क्यों नहीं ना? तो बादर असल ये है कि कहा कि इलेक्शन नहीं होते, तो मेरे भाई बिल्कुल होते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास इलेक्शन भी है और उन्होंने कहा कि जमहूरी जमात नहीं है। मैं क्या कहूँ, मैं अगर इस पे तो मैं बैंड बाजा और ढोल बजाकर अपने भाई की तारीफ ही कर सकती हूँ कि अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जमहूरी जमात नहीं है तो फिर मैं किसको कहूंगी कि जमहूरी जमात है। दूसरी बात यह है कि मेरे भाई फरमा रहे हैं कि जो बल्दियाती निज़ाम है वो जो है ना बल्दिया के नुमाइंदों के पास मुंतकिल नहीं हुआ। तो शायद आपको ज्यादा बेहतर याद होगा, शायद अजीम भाई भूल गए हो, आपको कम अज कम क्योंकि मीडिया पर्सन है आपको यकीनन याद होगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने प्रोटेस्ट भी किया। ठीक है, मैं खुद उस प्रोटेस्ट में मौजूद थी कि बल्दियाती इंतखाबात तो करते ना करते करते हो गए, लेकिन आपने अभी तक जो है ना बल्दियाती नुमाइंदों से जो है ना हलफ नहीं लिया
हलफ नहीं लिया गया। और क्यों नहीं लिया गया हम समझ सकते थे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मेजोरिटी वाली जमात थी और कुछ लोगों को खटक रही थी कि इनका मेयर और इनका सब कुछ आ जाएगा, लिहाजा हलफ बर्दारी भी जो है ना प्रोटेस्ट कर करके जो है ना इलेक्शन कमीशन ने अनाउंस। ठीक है एक चीज। दूसरी बात यह है कि मुंतकिल नहीं किया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, ऐसा हरगिज नहीं हुआ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। जमाते इस्लामी इस चीज के लिए कहे कि इन्होंने कहा कि जी हम जो है ना कोर्ट में नहीं जा रहे, अदालत में ये नहीं, इन्होंने कोई ये नहीं कहा कि नहीं जी इनके पास नहीं होना चाहिए और ये डिले कर रहे हैं। देखें जितना इंतखाबात मुलतवी हुए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा कहा कि इलेक्शन वक्त पर हो। हाँ, अगर पुलिस ने या इंतजामिया ने कहा कि जी हमारे पास सिक्योरिटी नहीं है, हमारे पास कुछ ऐसा इशू नहीं है, तो जाहिर सी बात है आईजी अगर समझ रहा है तो उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का क्या दोष है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कभी राय फरार अख्तियार नहीं करती है। अब देखें और कोई जमात इस्लामी क्यों नहीं प्रोटेस्ट कर रही है? जमात इस्लामी क्यों नहीं कह रही है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने चाहिए? ये 12 जो है ना मेरे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब क्यों कर रहे हैं? हमने तो देखे, हमने तो इलेक्शन मुहिम स्टार्ट। ठीक है, आपके एहतजाज, आपके लॉन्ग मार्च सब हमें याद है, हम खुद उस पर बैठ के कवरेज करते रहते थे। 8-8 घंटों की कवरेज हमने की है और हमने देखा कि आप बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो थे वो बहुत बड़े कंटेनर में बैठ के उन्होंने लॉन्ग मार्च किया, इस्लामाबाद तक पहुंचे, महंगाई के खिलाफ उन्होंने लॉन्ग मार्च किया। अब जबकि महंगाई हलक तक आ चुकी है, अब कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, अब ये खामोशी क्यों है? इस पर जरूर बात करेंगे, लेकिन वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, और गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। ब्रेक पर जाने से पहले मैं बात कर रहे थे हम लोग के महंगाई जो है वो अब बहुत ज़्यादा हो गई है, लेकिन कहीं से कोई आवाज़ नहीं आ रही किसी एहतजाज या लॉन्ग मार्च की। अजीम साहब, पेट्रोलियम मसनूआत में जैसे ही इसकी कीमतों में इजाफा होता है, महंगाई जो है वो अपने पर खोल देती है, एक तूफ़ान आ जाता है, एक लहर आ जाती है महंगाई की। अभी भी जो सूरत हाल है वो खासी कशीदा हो चुकी है, क्योंकि जो किराए हैं किसी भी चीज़ के, ट्रांसपोर्ट से लेकर रेल से लेकर या फ़ज़ाई सफ़र भी उठा लें आप, या कोई भी अशिया खुरूनोश देख लें, तमाम की तमाम महंगाई की ज़द में है। तो अब क्यों इतनी खामोशी महसूस हो रही है? कहीं कोई शोर क्यों नहीं उठ रहा इसके खिलाफ? अच्छा देखिए, जमात इस्लामी तो इस हवाले से एहतजाज भी कर रही है पूरे पाकिस्तान में, और सिराजुल हक साहब ने यह ऐलान भी किया है कि हम जितने भी गवर्नर हाउसेज हैं उसके बाहर जो है हम धरना भी देने जा रहे हैं। तो अभी बस डेट का उन्होंने ऐलान कर दिया है, तो हम जो है चारों गवर्नर हाउसेस के बाहर धरना देंगे। इसके अलावा देखें, ये तो इवन कराची के जो अमीर हाफिज नईम रहमान साहब ने कहा कि भाई एक ओपन डिबेट करें, और हाफिज नईम रहमान साहब ने तो ये भी कहा कि हम आपको बताते हैं, हम आए बैठे तो लोगों के सामने, ठीक है, चीज़ें ट्रांसपेरेंसी जो है हमारे मुल्क में तो किसी सिस्टम में नहीं है। आप इवन जो है मुआहदे करते हैं, आपने IPPC देखें, एनर्जी प्राइस जो है ना इस वक्त सबसे बड़ा मसला है। अजीम अनवर साहब, बड़ी माजरत के साथ, जब आपकी इत्तेहादी हुकूमत थी, जब सब एक साथ थे और जब सब, तब ये मिल बैठने का सिलसिला, और वो तो बस एक डिसीजन होता था, बस हमने निकलना है और निकल जाते थे, और सब हर जगह एहतजाज शुरू हो जाता था। मतलब अब जबकि प्राइसेस इतनी हाइप क्रिएट कर चुकी हैं, तो अब हम आप मिल के बैठेंगे, डिसीजंस होंगे, फिर निकलेंगे। 3 वक्त के खाने वाला 1 वक्त की रोटी से भी गया है। अच्छा, मैं आपसे अग्री नहीं करता, जमात इस्लामी तो किसी भी अलायंस का हिस्सा नहीं रही माजी में, तो पहली बात तो इसको करेक्ट कर लें। दूसरी बात देखें, हम तो ये कह रहे हैं कि एक नेशनल डिबेट होनी चाहिए, लेकिन हिमायत तो कहीं ना कहीं आप करते हैं। नेशनल डिबेट होनी चाहिए, और इवन जो है हाफिज नईम साहब नेपरा के इजलास में भी थे, और इस हवाले से एनर्जी प्राइसेस के हवाले से भी इसके अंदर हिस्सा थे, और हाफिज नईम साहब ने ये ऐलान भी किया है कि आप आए सबके सामने, कौम के सामने। मैं जो आपको जो पॉइंट बता रहा था कि जो IPPs हैं हमारी, जो इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स के मुआहदे हैं, जो बेनज़ीर साहिबा ने भी अपने दौर में किए, फिर नवाज शरीफ साहब ने किए, मुशर्रफ साहब ने भी अपने दौर में किए, तो देखें IPPs के साथ जो मुआहदे हैं ना, उन मुआहदों के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जो ट्रांसपेरेंसी नहीं है उनके साथ। आपने जो है ना उनको, मतलब देखें, कोई भी जब इंडिपेंडेंट बॉडी होती है उसका जो प्राइम गोल होता है कि वो किस तरह से अपने प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की तरफ जाएं, जबकि नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से जितनी भी चीज़ें होती हैं उसमें नेशनल इंटरेस्ट जो है ना वो प्राइमरली उसको फोकस पॉइंट होता है। तो IPPs की जो मुआहदे हैं उसके अंदर जो हम स्टिल जो है वो डॉलर
प्राइस पे उनके साथ माहिदे किए, उनको हम डॉलर्स में पे करते हैं, एक तो इस तरह की चीज़ें हैं। और इसके अलावा बहुत सारी ऐसी काबिल एतराज़ चीज़ें हैं कि अब हमें नहीं पता कि देखें पिछली हुकूमत ने किस तरह से माहिदे किए हैं। अगर उसके अंदर मतलब इस चीज़ की एक समझ लें कि फॉरेंसिक ऑडिट भी होना चाहिए कि कोई उन्होंने किक बैक से कमीशन वगैरह के नतीजे में तो ये माहिदे वजूद में नहीं आए, जिसकी वजह से आवाम जो है महंगाई, क्योंकि इनके घरों से जो अरबों रुपए निकलते हैं तो वो कहीं से आते भी तो है ना, तो ये अरबों रुपए ये इन्हीं किक बैक्स के जरिए, कमीशन के करप्शन जरिए, अगर रूट लेवल पे होगी तो कौन कहाँ देखेगा ना। हम तो यही मुतालबा कर रहे हैं कि इदारे- आप ये आईपीपीस का मुआहिदा ट्रांसपेरेंटली आवाम के सामने लाएं। क्या मुआहिदा किस लोगों को बताएं कि भाई अगर पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने आईपीपीस के साथ जो मुआहिदा किया था वो ये मुआहिदा था, नून लीग ने ये मुआहिदा किया था, ताकि आवाम खुद फैसला करें। हमारे तो खुफिया मुआहिदे होते हैं, लोगों को पता ही नहीं होता, और जिसका खमियाजा देखें जब तक हम ग्रास रूट लेवल पर जो है ना ये सही डायरेक्शन में ऑपरेशंस नहीं करेंगे, चंद अफगानियों को पकड़कर और इस तरह के क्रैकडाउन से मतलब मुल्क मसाइल से नहीं निकलेगा। हम राइट डायरेक्शन में ये जो वाइट कॉलर क्रिमिनल्स हैं जो अरबों रुपए हमारे लोगों को खुदकुशी करने पर मजबूर कर दिया है, जब तक हम यहाँ पर हाथ नहीं डालेंगे, इन गवर्नमेंट को एनआरओज देते रहेंगे, हम कभी भी मसाइल से नहीं निकल सकते। ठीक है, मसाइल से निकला नहीं जा सकता जब तक के रूट लेवल से काम ना किया जाए, बड़ी मछलियों को ना पकड़ा जाए। मुसर्रत नियाज़ी साहिबा, जो महंगाई है उसने तो सच में आवाम का बुरा हाल कर दिया है। इस पर भी कहीं कोई एहतजाज करने के लिए निकल रहे हैं आप लोग? कोई लॉन्ग मार्च वगैरह डिसाइड कर रहे हैं? देखिए, जहाँ तक लॉन्ग मार्च का ताल्लुक है और ये सारी चीजों का ताल्लुक है, बिल्कुल अगर महंगाई बढ़ती है या नहीं है वो सबको ही पता है। देखिए, वो सबको पता है, चाहे वो जमात इस्लामी है या कोई भी जमात है, ये सब जमातें जानती हैं कि जो किया धरा है, जो कुछ भी है, जो किया धरा है, वो जो प्रोसेस चला है, ये महंगाई की लहर है। बिल्कुल हम समझते हैं कि बहुत ज्यादा महंगाई है, लेकिन महंगाई का और तमाम चीजों का हल जो है ना इलेक्शन है, और इलेक्शन, फेयर इलेक्शन जब तक नहीं होंगे, मैं नहीं समझती हूँ कि निगरान सेटअप या कोई और सेटअप इसको बेहतर कर सकता है। ठीक है, इंतखाबात इस तमाम जो मसाइल है इनका हल है, तो हल बिल्कुल क्यों, देखिए हल इसलिए है, कि जो ये अब क्यों समझ आ रहा है मुसर्रत साहिबा? नहीं, देखिए हमने तो पहले भी कहा। देखें, जब आसिफ ज़रदारी साहब तो कहते हैं कि अगर डिले हो भी जाता है और निगरान सेटअप रह भी जाता है तो कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला, हालात बेहतर हो जाएंगे। कौन कह रहे हैं? आसिफ ज़रदारी साहब कहते हैं। नहीं, देखिए आसिफ ज़रदारी साहब ने इन अल्फाज में बिल्कुल नहीं कहा कि जी रह जाता है। देखिए 90 डेज है, 90 डेज उन्होंने ये कहा है कि अगर महीना एक का दिन, अगर महीने दिन या 31 दिन मजीद अगर उसमें ताखीर होती है और बेहतर अंदाज से इलेक्शन हो जाते हैं तो उसमें उन्होंने कहा है, उन्होंने इस मद में बिल्कुल नहीं कहा कि इलेक्शन सेटअप रह जाता है। सेटअप रह जाने तो किसी ने भी नहीं कहा, मेरे ख्याल में किसी जमात ने नहीं कहा। चंद एक जमातें हैं जो राय फरार अख्तियार कर रही हैं, तो उनके अलावा तो बाकी वो सबके सामने है कि कौन जमातें हैं जो नहीं चाहती हैं। मुसर्रत साहिबा, कुछ नई सफबंदियां देख रही हैं आप? नहीं, मेरे समझ में नहीं आता। वही सबबंदी कर सकते हैं कि जिनको खौफ होगा कि अवाम के पास हम अकेले जाएंगे तो हमारे पास वोट बैंक कम होगा, वो कर सकते हैं। अदरवाइज जो जमात अपने एजेंडे को लेके चलती है, अपने विजन को लेके चलती है, अपने स्लोगन को लेके चलती है, मैं नहीं समझती हूँ कि वो इत्तेहाद की तरफ जाएंगी। ठीक है, अजीम अनवर साहब, पीटीआई के मुस्तकबिल को कैसे देख रहे हैं आप? क्या उनके जो नौजवान हैं जो कि उनके हामी हैं, बड़े एक्टिव भी रहते हैं सोशल मीडिया पे खासे, तो कैसे उनके मुस्तकबिल को देख रहे हैं अब जो सिचुएशन क्रिएट हो गई है? अच्छा देखिए, कोई भी चीज़ जो है वो अगर मसनूई तरीके से वजूद में आती है तो फिर उसका मुस्तकबिल यही होता है जो माजरत के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हुआ। इस वक्त इस पर कोई शक नहीं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पॉपुलैरिटी और ख़ान साहब की जो पॉपुलैरिटी वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन जिस वक्त वो आए थे तो वो सबको पता है कि इलेक्शन जो है वो किस तरीके से पॉपुलैरिटी डे बाय डे बढ़ रही है। अच्छा, इस पॉपुलैरिटी का जो है ना वो मतलब पॉपुलैरिटी तो है, एक लोगों की सिंपैथी भी है, लेकिन देखें तंजीम नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ पास सबसे बड़ा मसला ये है कि ख़ान साहब के अलावा उनके पास कुछ भी नहीं है।
मतलब ना उनके पास पॉलिसी मेकर्स हैं, ना उनके पास कोई ऐसी तंजीम है, ना ग्रास रूट लेवल पर है, ना मिडिल सिस्टम नहीं है, ना मिडिल वेयर्स हैं उनके पास, मतलब कोई ना उनके पास इस तरह की जो है ना आप देखें उनके सारे लोग जो है किस तरीके से, मतलब वो तो ज़रा सा भी प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर पाए। तो इस तरह की टीम के साथ जो है मुस्तकबिल में किस तरीके से, तो लेकिन बहरहाल हम देखें जब नौजवानों को यही सर कैसे प्रेशर बर्दाश्त नहीं किया। अब यहाँ तो वो कहते हैं कि पीटीआई चेयरमैन जो है वो मुल्क से जाने के लिए तैयार नहीं है, वो कहते हैं मैं हूँ यहाँ पे मौजूद। देखिए ये तो सारी मफरूजा है बातें इनकी, बाकी जो लोग हैं, मैं वही तो कह रहा हूँ खान साहब, मैं वही तो कह रहा हूँ, देखिए मैं वही तो कह रहा हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास जो है खान साहब के अलावा कुछ भी नहीं है। मतलब उनके पास मतलब ना कोई तंजीम है, ना कोई पॉलिसी है, ना उनको डायरेक्शन का पता है हमने किस तरफ जाना है। तो इस तरीके से खान साहब चूंकि एक सेलिब्रिटी हैं और सेलिब्रिटी की होने की वजह से जो है ना उनकी जाहिर सी बात है एक पॉपुलैरिटी है। हम जो है मैं खुद जब बचपन में क्रिकेट देखता तो खान साहब का शख्सियत परस्ती, आप मतलब ये कहना चाह रहे हैं शख्सियत परस्ती पॉलिटिकल पार्टी उनके अच्छा। पास कोई इस तरह की मतलब डायरेक्शन नजर नहीं आ रही मुझे कि जो मतलब मुल्क को जिस तरह की तंजीम चाहिए, जिस तरह मजबूत मुस्तहकम लोग चाहिए, 3.5 साल उन्होंने 4.5 साल जिस तरह की ग्रास रूट लेवल पर जीडीपी 6 पॉइंट तक पहुंचा दी। तो देखिए वो माजी में भी चीजें रही हैं ना, वो तो खैर हमारे जो रिजर्व्स है, हमारी जो डायरेक्शन है, हमारी जो एनर्जी प्राइसिंग है, इस हवाले से कोई मतलब ऐसा सब्सटेंशियल चीजें नजर तो नहीं आई। वो तो आप इस हुकूमत से तकाबुल करती हैं, ये तो सारी अहमकों का टोला है ना, तो उनके साथ जो है अगर तकाबुल करेंगे तो उनसे शायद आपको बेहतर नजर आए। लेकिन पाकिस्तान को राइट डायरेक्शन में ले जाने के लिए मैं समझता हूँ कि हमें कोई चीज़ नज़र नहीं आती। ठीक है, आइंदा का क्या लाएमल है आपका? देखिए हम यही कहते हैं कि देखें पाकिस्तान का जो नौजवान है 60 से 65% नौजवान है, तो पाकिस्तान को मुआशी मसाइल से नौजवान निकाल सकता है अगर उनको सही डायरेक्शन दी जाए। और इस हवाले से आप देखें जमात इस्लामी कोशिशें भी कर रही है। इस वक्त $250 बिलियन की IT एक्सपोर्ट है इंडिया की। तो हाफिज नईमुर रहमान साहब ने ऐलान किया है कि कराची को इंशाल्लाह IT हब बनाने जा रहे हैं। हमने IT के जो है बनो काबिल के नाम से प्रोग्राम किए हैं। अब वो दूसरा हमारा प्रोग्राम बनो काबिल 2 जो है वो शुरू हो चुका है। लाखों बच्चों ने इस हवाले से रजिस्ट्रेशन करवाई है। तो हम समझते हैं कि ये नौजवान इंशाल्लाह हमें इस मुआशी मसाइल से मुसरत न्याजी साहिबा, लास्ट कमेंट में आपसे लेना चाहूंगी। लेकिन लास्ट कमेंट का मेरा तो यही मुद्दा है कि इलेक्शन टाइम पे हो और जो भी सियासी जमात आए उसको इक़्तिदार मुंतकिल किया जाए। और दूसरी बात मेरे भाई ने कही कि नौजवान ही शख्स है या नौजवान ही है जो मुल्क की किस्मत बदलेगा, तो मैं भी यही कहती हूँ एक नौजवान चेयरमैन है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, वही है इंशाल्लाह जो मुल्क की तकदीर बदलेगा, जिस तरह उनकी वालदा ने और उनके नाना ने बदली। ठीक है, बहुत शुक्रिया मुसरत न्याजी साहिबा, अजीम अनवर साहब और एडवोकेट रहमान मेसर साहब, बहुत शुक्रिया आप तीनों हज़रात का। आपने अपने कीमती वक्त में से मेरे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, बात फिर वही है कि साफ और शफाफ इलेक्शन ही तमाम मसाइल का हल है और इसके बगैर मसाइल हल नहीं हो सकते हैं। इसी के साथ शुमाइला नवाज को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।